नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, आज भाई हम वर्णमाला की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि हमने हिंदी को बिल्कुल एकदम शुरू से किया है, जिसमें क्या स्वर का पार्ट चल रहा था हमारा, और स्वर का पार्ट इस वीडियो में आज कंप्लीट हो जाएगा और व्यंजन का भी थोड़ा सा पार्ट आज हम पढ़ लेंगे। शायद उम्मीद तो यही है। अब देखिए भाई, पहली वाली जो स्वर की जो वीडियो थी, बहुत लोगों ने पसंद किया है उसे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, और उस पर बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग ने ऐसी ऐसी कमेंट कर दी है कि भाई मजबूर कर दिया है कि इस वीडियो को उससे भी बेहतर बनाया जाए। तो भाई निश्चित रूप से भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो भी आप लोगों को उस वीडियो की अपेक्षा अधिक पसंद आएगी और बहुत ही जानदार तरीके से। देखिए भाई, अब हमने जो स्वर थे, स्वरों की संख्या पढ़ी थी, कितनी थी? 10 हो गई थी, 11 थी और कितनी थी? 13 थी। फिर उसके बाद में भाई हमने स्वरों को बांट दिया था। भाई ह्रस्व स्वर हो गए थे, दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर हो गए थे, फिर उसके बाद प्लुत स्वर आए थे, और उसके बाद संधि स्वर थे और संयुक्त स्वर, ये पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उनका भाई पता करा था कि मात्राओं की संख्या कौन सी है, कौन से स्वर की मात्रा किस व्यंजन के यानी कि किस वर्ण के साथ लग जाती है, जो क्या वो व्यंजन का रूप धारण कर लेता है। तो उन मात्राओं की मैंने पहचान भी करना बताया था। यानी कि भाई जितना हो सकता था, जितना बारीकी से पढ़ा सकता, जितने महीन पहलुओं पर बात कर सकता था, उतने महीन पहलुओं पर बात की है। तो देखिए, इस पे भी बात करते हैं। आज बात करते, देखिए एक बार भाई मैं स्वर लिख देता हूं, कौन कौन से वो स्वर थे। तो भाई स्वर जो थे, हमारे स्वर थे ए था और आ था। ये छोटा ए बोल देते हैं, इसे बड़ा आ बोल देते हैं। इसे भाई छोटी ई बोलते हो आप, इसे बड़ी ई बोलते हो। इसे क्या भाई छोटा ऊ बोलते हो, इसे क्या भाई बड़ा ऊ बोलते हो। इसे क्या बोलते हो आप? री बोलते हो। इसे आए बोलते हो, इसे आए बोलते हो, और इसे ओ बोलते हो, और इसे क्या बोलते हो? आओ बोलते हो। देख लेता हूं भाई एक बार आप लोगों को यहां तक चमक भी रहा है या नहीं चमक रहा है, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इन्हें थोड़ा मैं नीचे लिख दूं, कोई समस्या नहीं आएगी ऐसी, ठीक है। देखिए, एक क्या था? छोटी ई, और फिर क्या है भाई? बड़ी ई। फिर क्या आया उसके बाद? छोटा ऊ। फिर क्या है? बड़ा ऊ। और उसके बाद क्या है? री। फिर क्या है? ए। और उसके बाद है आए। फिर है ओ। और फिर क्या है भाई? अंत में आओ। तो भाई ये 11 स्वर थे। इन 11 स्वरों पर ही हमें चर्चा करनी है, और ये 11 स्वरों को हमें किस किस प्रकार से किन किन भागों में बांटना है, यानी कि भाई इनका वर्गीकरण करना है। अब वर्गीकरण क्या बताया था मैंने? जैसा आप लोगों को बताया था, मुखाकृति के आधार पर, जीभ या जीहा के आधार पर, ओष्ठ या होठों के आधार पर करना है। तो भाई ये चीजें क्या होंगी भाई? जहां भी जीभ की बात होगी वो भी प्रैक्टिकली होगी, और जहां मुखाकृति की बात होगी वो भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और जहां भाई ओष्ठों की बात होगी वो भी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हालांकि आप अभी तक किसी अध्यापक ने, किसी भी टीचर ने अगर जो आप लोगों को अगर जो ये चीज पढ़ाई हो, तो भाई बहुत ही अच्छा पढ़ाया। लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे टीचरों का देखा है मैंने, और भाई इन चीजों को नहीं बता पाते, सिर्फ रटन विद्या करा रखी है। भाई रटन विद्या को निकालना है, हमें सीखना है। तो भाई सीखना है तो कैसे? तो देखिए, अब ये कितने स्वर हो गए? 11। तो भाई यहां क्या करना है हमें? स्वरों का वर्गीकरण। तो भाई स्वरों का क्या? वर्गीकरण। यहां भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, इधर लिखता हूं भाई थोड़ा सा। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब भाई स्वरों का वर्गीकरण क्या, कितने प्रकार से होगा और कैसे कैसे होगा, देखिए उन पे बात करते हैं। पहला आता है हमारा भाई किसके आधार पर? जीभ या जीहा के आधार पर। जीभ या जीहा बोल देते हो आप लोग, जीहा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो भाई ये कितने प्रकार से होगा? तो मेरे भाई ये होगा कितने प्रकार से? ये होगा 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार से कौन कौन से होंगे? तो देखें, अब इसे करने से पहले मैं बता दूं, देखिए अब एक चीज आप लोग यहां समझ लें। भाई ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी है, मतलब बेहतरीन है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देख लेना आप, खुद बनकर आ रही है, कितनी सोनी आ रही है, ठीक है। ये भाई ये घर है, मान लिया, ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है भाई, तो आप एडजस्ट कर ही लोगे, कोई दिक्कत ना है। हिंदी का अध्यापक हूं भाई मैं, तो ड्राइंग थोड़ी पढ़ा रहा हूं। अब देखिए भाई, ये क्या मकान है, यानी कि घर बना हुआ है, और ये घर को आने के लिए क्या है? रास्ता है। ये क्या है भाई? ये रास्ता है घर को आने के लिए। अब इस घर में 3 व्यक्ति रहते थे, और वो 3 व्यक्ति कौन थे भाई? वो 3 व्यक्ति आप लोग भी हो सकते हैं, यानी कि आप किसी को भी मान सकते हैं। इस घर के 3 सदस्य थे।
और तीनों ही क्या घर से बाहर गए हुए थे। अब तीनों ही घर से बाहर थे तो भाई तीन व्यक्ति थे, तो भाई मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं, इसके दो हाथ दो बना दिए, इसमें चार बना दिए और इसमें कितने बना दिए, 6 बना दिए। ठीक है, क्योंकि भाई प्रतीक चिन्हित तो करने हैं। ये तीन व्यक्ति हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे मान ले। तो भाई इन तीनों व्यक्तियों में से क्या था, घर से बाहर थे। तो इस पहले वाले व्यक्ति को, जो पहला वाला व्यक्ति था, इसे भाई भूख लग रही थी, और भूख भी ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत तेज भूख लग रही थी कि यानी कि आंतें निकली चली आ रही थी, ऐसा कह दें। और इस व्यक्ति को क्या, इस व्यक्ति को भाई नींद आ रही थी, और ये वाला जो तीसरा व्यक्ति था ये ठलुआ था, यानी कि इसका कोई काम ही नहीं था। इसे तो तीसरे वाले को कोई काम ही नहीं था। पहले वाले को भूख लग रही थी, दूसरे वाले को नींद आ रही थी, और भाई तीसरा वाला ठलुआ था, कोई काम नहीं था। तो मेरे भाई आप लोग एक बात बताएं कि इनमें से सबसे पहले घर पहुंचने की कोशिश कौन करेगा। आप बिल्कुल कहानी समझो, आप इन्हें मत देखो कि बोले जीव या जीहा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण लिखा, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं भाई, यही पढ़ा रहा हूं, यही पढ़ना है, और यही पढ़ेंगे तो यही याद हो जाएगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें। तो भाई पहले को भूख, दूसरे को नींद और तीसरा ठलुआ। तो भाई सबसे पहले घर पहुंचने की कोशिश कौन करेगा। तो आप कहोगे बोले सर पहले तो भूख वाला जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, भूख वाला पहले घर पहुंचेगा, तो पहले घर पहुंचा तो यानी कि पहले वाले को क्या कहते हैं, अग्र कहते हैं, यानी कि अग्र कहा। और भाई फिर कौन सा, यानी कि दूसरे नंबर पे बोले थोड़ी बहुत देर चलो, भूख वाला नहीं टाल सकता लेकिन नींद वाला थोड़ी बहुत देर टाल सकता है। तो भाई दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, नींद वाला। तो नींद वाला जाएगा किसके, तीन व्यक्ति थे तो तीनों के बीच में गया तो क्या लगा, मध्य। और भाई ठलुआ वाला तो कभी भी आ जाओ, इसकी तो कोई चिंता ही ना है, चाहे शाम को आ जा, दोपहर को आ जा, किसी टाइम आ जा, इसका तो कोई टेंशन ही ना है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई पश्च। पश्च का मतलब होता है क्या, बाद में। सबसे बाद में कौन आया, यानी कि ठलुआ वाला। बीच में कौन आया, नींद वाला। पहले कौन आया, भूख वाला। अब किसकी बात चल रही थी भाई, बात चल रही थी किसकी, स्वर की। तो अग्रस्वर हुआ, मध्य की बात चल रही थी तो स्वर की बात, तो ये भी स्वर। और भाई ये क्या हुआ, पश्च स्वर। तो भाई कितने प्रकार से स्वर हो गए, 3 प्रकार के, यानी कि अग्रस्वर पहले नंबर पे ये आया, दूसरे पे ये आया, और तीसरे पे कौन आया, ये आया। अब देखें यहां क्या करना है, ना तो भाई ये कोई मकान था और ना ही ये कोई क्या था, ना ये रास्ता था। बोले जी तो तुमने क्या करा भाई, मैंने आप लोगों को बहका दिया। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात समझ में आई। तो आने के बाद अब देखें भाई, ये कुछ नहीं था, ये थी क्या, इसका नाम है भाई जीभ, या क्या कह दें, जीहा। ये थी जीभ, यानी कि जीभ। तो इसका मतलब अग्र, मध्य और पश्चिम में क्या होगा, बोले अग्र का मतलब हुआ यानी कि जीभ का जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग, भाई अग्रजोताई वाला, ठीक है, अग्रभाग क्रियाशील होगा, वह अग्रस्वर कहलाएगा। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग, यानी कि जो बीच में से, यानी कि जीभ क्रियाशील क्रिया करेगी तो वो भाई कौन सा, मध्य स्वर कहलाएगा। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का पश्च भाग, जो तालु होता है, तालु उस वहां करता है, तो वो कौन सा भाई, पश्च स्वर कहलाएगा। तो इसका मतलब भाई अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अग्रस्वर जीभ का, यानी कि जीभ का जब अग्रभाग क्रियाशील होता है तो अग्रस्वर, और भाई मध्य भाग क्रियाशील होता है, मध्य स्वर, और पश्च भाग का अधिक क्रियाशील होता है तो पश्च स्वर। अब इन पे बात कर लें। बोले जी अब मैं अगर इन्हें भाई क्रम से यहां लिख दूं तो भाई किसी को कोई आपत्ति थोड़ी ना है कि बोले साहब इसे मैं लिख सकता हूं, पहले नंबर पे कौन आया, अग्रस्वर, और दूसरे पे कौन आया मेरे भाई, दूसरे पे आया मध्य स्वर, यानी कि जो बीच में आया था, और भाई तीसरे पे कौन आया, बोले जी फिर तो तीसरे पे आया मेरे भाई पश्च स्वर। अब ये 3 प्रकार से हो गए। तो एक बात याद रख लेना, चाहे रट लेना, कुछ भी कर लेना, बस एक स्वर याद करने के लिए बताऊंगा, सिर्फ एक मध्य स्वर याद रख लेना। जो मध्य स्वर होता है वो होता है क्या, ए होता है, यानी कि ये वाला छोटा ए होता है मध्य स्वर। और भाई कौन सा ये पश्च स्वर था, ये कौन से नंबर पे घर पहुंचा था भाई, तीसरे नंबर पे, क्योंकि ठलुआ था। तो भाई 3 तीसरे नंबर पे पहुंचा ना, 3। तो भाई 3 की आकृति से बनने वाले जितने भी स्वर होंगे इसमें, वो सभी के सभी क्या होंगे, हमारे पश्च स्वर होंगे। ठीक, 3 की आकृति से बनने वाले जितने भी स्वर होंगे पश्च स्वर होंगे। बोले साहब 3 बनाया, 3 से ए बनता, भाई ये तो मध्य में आप लोग इसे ले चुके हो तो इसे तो लेंगे नहीं, लेकिन 3 बनाया, 3 से मैंने क्या बना दिया, आ बना दिया। 3 बनाया, 3 से छोटा ऊ बना दिया। 3 बनाया, 3 से बड़ा ऊ बना दिया। 3 बनाया, 3 से ओ बना दिया भाई। 3 बनाया और 3 से क्या बना दिया,
ओ बना दिया। तो इस प्रकार से भाई ये हो गए। भाई अब क्या इनकी संख्या कितनी हो गई 5 और एक ये था कितने हो गए 6। टोटल संख्या कितनी होती है स्वरों की 11। 11 में से 6 गए तो बचे कितने 5। तो भाई इन्हें छोड़कर यानी कि जितने यहां लिख दिए बात संख्या टोटल कितनी होती है 11। 11 में से यानी कि 6 तो ये हो गए बचे कितने 5। ऐसा ना कह दूं कि जितने मैंने यहां बोर्ड पर लिख दिए ये उतने तो लिखे गए, बाकी जो इनमें से बचे वो सारे के सारे क्या होंगे अग्र स्वर होंगे। अब देखिए क्या क्या बचा, ए और आ तो आ गया, लेकिन बोले साहब छोटी ई बची, बड़ी ई बची, और बोले क्या साहब बोले ए बचा, और क्या बचा अय बचा, और अंत में क्या बचा है हमारा री बचा है। तो भाई इस प्रकार से ये कौन से हो गए अग्र स्वर, मध्य स्वर और कौन से भाई पश्च स्वर। उम्मीद करता हूं इससे बेहतर तरीके से आप लोग कभी याद नहीं कर सके होंगे। आज के बाद इस चीज को नहीं भूल पाओगे। भाई वो जो कहानी थी उस कहानी का मतलब समझ गए, जो ये मकान बनाया था। क्यों? क्योंकि भाई तीसरे नंबर पे कौन पहुंचा, बस इनसे मैंने इसकी परिभाषा निकाली। क्या? जब जीव का अग्र भाग क्रियाशील होगा अग्र स्वर, मध्य भाग क्रियाशील होगा मध्य स्वर, पश्च भाग क्रियाशील होगा पश्च स्वर, काम खत्म। फिर क्या मध्य स्वर याद रखना था क्या ए, और बाकी पश्च स्वर में क्या तीन की आकृति से बनने वाले जितने भी स्वर है वो पश्च स्वर, और बाकी जो इनमें से बचे इन 6 को छोड़कर वो क्या हो गए भाई अग्र स्वर। आप चिंता ना करें, बिल्कुल भाई मैं आपको पूरा बोर्ड सजा कर दूंगा, ठीक है, आप लोग उसमें से आराम से कर सकते हैं फिर, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये तो किसके हो गए जीव या जिहा के आधार पर। अब आगे बात करता हूं किसके, यानी कि दूसरा जो आता है कि मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। अब बोले साहब मुखाकृति क्या होगी भाई, इसके नाम में छिपा हुआ है मुखाकृति, यानी कि मुख की आकृति। अब ऐसा थोड़ी है कोई वाई वर्ण बोल रहे हो तो बोले साहब मुंह लाल पीला हो जाएगा, या काला हो जाएगा, या सफेद हो जाएगा, ऐसा तो ना होगा भाई। जब बात कही है तो सीधी सी बात है कि बोले क्या कहीं ना कहीं मुख के अंदर की बात करी। भाई मुख कोई बाहर ही थोड़ी ना, अंदर भी तो है, और जब अंदर है तो उसकी बात करूं तो देखिए जो मुख का हिस्सा होता है वो भाई यहां तक होता है। इसके बाद जो शुरू होना हो जाता है तो वो भाई क्या होता है, वो भाई श्वास नलियां शुरू हो जाती है। तो जो मुख का हिस्सा होता है वो यहां तक, जो आपके एक हल्का सा यहां आपको एक गुठली सी नजर आती होगी, तो भाई उससे ऊपर मुख का हिस्सा होता है। उसके बाद श्वास नलियां शुरू हो जाती हैं। तो भाई उसी पे मैं बात करना चाहूं तो देखिए क्या भाई, एक तो मुख की कंडीशन क्या बन सकती है, बोले जी एक मुख की कंडीशन तो मैं भाई यहीं बना दूं, यहां बना देता हूं चलो। एक तो मुख की कंडीशन ये बन सकती है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा अग्रभाग, ये होगा अग्रभाग, और ये जो होगा ये होगा भाई पश्च भाग। तो बोले जी अब ये तुमने ऐसा बनाया क्यों, ये इधर से भी खुला हुआ है इधर से भी खुला हुआ है, तो हम क्या समझ लें भाई, समझ लो क्या क्या समझने में क्या दिक्कत आ रही है कि बोले जब क्या मुख का अग्रभाग और पश्च भाग दोनों खुले हुए होते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं क्या हम, यानी कि उस जैसी जब ये कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम विवृत कहते हैं। जब मुख का अग्रभाग और पश्च भाग दोनों खुले हुए हों, लेकिन बोले जी एक कंडीशन ऐसा बना दें तो क्या होगा, यानी कि ये तो होगा भाई पश्च भाग, और ये वाला कौन सा होगा भाई, ये होगा अग्रभाग। अग्रभाग बोले जी जब मुख का अग्रभाग तो खुला हुआ हो परंतु पश्च भाग बंद हो, तब उस कंडीशन को क्या कहूंगा, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन को आप लोग संवृत कह देना। क्या कहेंगे कि संवृत कहेंगे। और भाई जब मुख का अग्रभाग पश्च भाग दोनों खुला हुआ होता है तब उस कंडीशन को विवृत कहते हैं। भाई मैं वहां तक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बोले हाँ भाई ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कि ऐसे भी ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पे कभी हिंदी को पढ़ सकते हैं, किसी के मन में विचार ही नहीं आया होगा। ठीक है भाई प्रैक्टिकल करा रहा हूं बिल्कुल एक चीज, जैसे कि साइंस पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं वैसे ही भाई हिंदी को क्यों ना पढ़ सकते हैं। देखिए अब एक कंडीशन क्या बनेगी, बोले साहब मुख ऐसा भी खुला हुआ तो हो सकता ऐसे, ये वाली कंडीशन अगर ऐसा बना दूं, यानी कि बोले जी इसका क्या मतलब होगा, बोले ये वाला भाग तो चलो मैंने अग्र मान लिया, ये वाला अग्र इधर वाले को हम अग्र मान के चल रहे हैं, और ये वाला भाग क्या होगा, ये वाला भाग पश्च होगा, ये वाला भाग कौन सा होगा, पश्च भाग होगा। और लेकिन ये वाला भाग क्या है, बोले ये वाला भाग है जी बोले मध्य है। अब जब मध्य है
तो बोले जी अब इसमें बीच का भाग बंद होगा, इसका मतलब बिल्कुल सही सोचा आपने कि बीच का भाग तो मुख के बीच का भाग बंद होगा, लेकिन आधा तो आधा भाग आगे का खुला हुआ होगा, आधा मुख आगे से खुला हुआ होगा, आधा पीछे से खुला हुआ होगा और मध्य से क्या होगा, बंद होगा। तो बोले इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो भाई जब क्या आधा आगे से खुला हुआ होता है, उसे आधा है ना, तो आधे को क्या लिखते हो आप? अर्ध। और आगे से खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या, जो आगे से खुला हुआ होता है अर्ध विवृत। और भाई जो पश्च वाला भाग है आधा खुला हुआ होता है तो उसे कहते हैं अर्ध संवृत। भाई थोड़ा सा मैं ड्राइंग में हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं पूरे अच्छे तरीके से ना समझा पा रहा हूं, लेकिन भाई क्या, लेकिन मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो भाई क्या सीखा कि अग्रभाग पश्चभाग दोनों खुले हुए होंगे, विवृत। अग्रभाग खुला हुआ होगा लेकिन पश्चभाग बंद होगा, संवृत। भाई मध्य भाग बंद होगा, आधा तो अग्रभाग खुला हुआ हो, आधा पश्च हो, तो भाई जो पश्च वाला होगा उसे अर्ध संवृत और जो अग्र वाला होगा अर्ध विवृत। भाई इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, से मैं रब करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर लिखना है अभी। भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए अब एक बात बताओ, क्या विवृत जो है वो संवृत से बड़ा है या छोटा है? विवृत संवृत से बड़ा है या छोटा है? अरे भाई इसके दोनों तरफ से मुख खुल रहा है तो सीधी सी बात बड़ा होगा, और इसका एक तरफ से खुल रहा है तो ये छोटा होगा। अच्छा छोटा है ये वाला भाग क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब जो अर्ध विवृत होगा तो वो अर्ध संवृत से बड़ा होगा कि ना होगा? अरे भाई एक बार बताओ, जब वो विवृत बड़ा है संवृत से तो इसका मतलब अर्ध विवृत भी तो बड़ा होगा किससे? अर्ध संवृत से। ये बात समझ में आई? तो भाई अब देखिए याद करते कैसे हैं, कैसे याद रखने हैं। देखिए अब पहला भाग बता देता हूं मैं। पहली कंडीशन आती है क्या, संवृत। दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, इसका आधा होता है क्या भाई, अर्ध संवृत। और भाई तीसरा होता है क्या, विवृत। तीसरा होता है विवृत। अब भाई चौथा क्या होगा कि अर्ध विवृत। अर्ध यानी कि आधा और क्या हो, विवृत। अब इतनी ही बात समझ में आई तो आने के बाद देखे भाई इसी क्रम में लिखेंगे और इससे ही याद करेंगे। तो भाई इन्हें लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इसमें बहुत सारे मुद्दे उठते हैं कि बोले साहब आप ऐसा पढ़ा रहे हैं, आपने ये बताए हैं, हमने क्या दूसरी किताब में ये देखा है, आदित्य की बुक में ये देखा है, अरिहंत के प्रैक्टिस सेट में ये देखा है, या इस बुक में ये देखा। भाई जो मैं लिखवाऊंगा सुन लेना ध्यान से, जो मैं लिखवाऊंगा पत्थर की लकीर है, कोई नहीं नकार सकता, बिल्कुल सही है। आप किसी भी अच्छे यानी कि जो प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति हों आप उनसे पूछ लेना, उनसे डिस्कस कर लेना, भाई गलत नहीं होंगे, वही सही है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इन पर मैंने बहुत अध्ययन करा, बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था तो बहुत सारे मेरे यानी कि पीछे से यानी कि डाउट होते थे बच्चों के कि बोले सर इस किताब में ये है, और भाई बुक में लिखा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं अध्यापक भी एक बार सोचता है कि बोले यार कहीं तुमने तो गलत ना पढ़ा दिया। अब हमने अपनी जगह सही पढ़ाया, भाई बुक भी तो गलत नहीं बता सकती। तो भाई उस चीज पे मैंने बहुत अध्ययन किया, कई सारे यानी कि जो हमारे गुरु हैं उनसे भी हमने बात करी, यानी कि जो हमें पहले हाई स्कूल में पढ़ाते थे, हाई स्कूल तक उन्होंने हमें पढ़ाया, तो भाई वो उसके बाद प्रोफेसर बने हैं वो सर, ठीक है, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया है। तो करने के बाद में भाई उन्होंने भी यही बताए, तो भाई वही चीज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। देखिए अब विवृत क्या कंडीशन थी कि विवृत की कंडीशन थी मुख का अग्रभाग पश्चभाग दोनों खुले हुए हों। तो भाई जितने भी स्वर हैं इन सारे स्वरों में से सारे स्वरों को बोलकर देखो, खुद बोलो, आप बोलोगे, आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो कि कौन से में ऐसा लग रहा है कि मुख का अग्रभाग और पश्चभाग दोनों खुल जाए। बोले देखिए आप बोल रहे होंगे ए, बोले नाजिम मजासन आया, आ, बोले देखेंगे अभी, उ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो भाई इनमें से आप लोगों को एक स्वर नजर आया होगा क्या, आ। अगर ऐसा भी याद नहीं रखना चाहते ऐसे देख लो, बोले जी हमारी समझ में ऐसा ना आ रही, भाई घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, अब क्या आपकी निगाह बच्ची उसने उठाएगा कुछ मुंह में दे लिया, अब मुंह में दे लिया तो उसके बाद में उससे कहते बोले बेटा, उससे कहते मुंह खोल, तो वो नहीं खोलता, तो उसे थोड़ा सा बहका देते हैं, बोले बेटा आ करिए, क्या करिए, आ। तो आ करता है तो उससे अग्रभाग और पश्चभाग भाई मुख के दोनों दिख जाते हैं, तो दिख जाते हैं तो इसका मतलब विवृत क्या हुआ, विवृत हुआ क्या, आ। अब भाई अब विवृत आ है तो आ किस किस से मिलकर बना है, बोले जी ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ए और ऐसे मिलकर बना है। तो विवृत आ है तो अर्ध विवृत इसका आधा होगा कि ना, अच्छा आधा होगा तो इसमें से आधा ये है और आधा ये है, तभी तो एक बन रहा है पूरा। तो भाई इसमें से क्या ले लें आप, ए ले लें, बस इतना काम।
अब क्या करें, बोले जी अब इतना काम तो बात तो समझ में आ गई कि विवृत क्या हो गया आ, अर्धविवृत क्या हो गया ए। तो भाई जो आपने संयुक्त स्वर पढ़े थे कि चार संयुक्त स्वर यानी कि चारों को आप छोड़ दो, अभी छोड़ दो, कुछ समय के लिए भूल जाओ कि बोले ये हमें पढ़ने हैं। बाकी जितने भी इनमें से बचे वो सभी के सभी क्या होंगे, समृत होंगे। क्या क्या बचा, ए भी आ गया, आ भी आ गया, एक क्या बचा, छोटी ई बची, बड़ी ई बची, छोटा ऊ बचा, भाई बड़ा ऊ बचा, और एक क्या बचा, री बचा। ये क्या हो गए, समृत हो गए। अब बोले अर्ध समृत और अर्ध विवृत क्या होंगे जी, होंगे भाई इन्हें आप मान लें, ये दोनों का जोड़ा बना लें, इन दोनों का जोड़ा, क्योंकि भाई ये एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो समझ लेना कि बोले मान लिया ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। अब छोटा भाई तो भाई इनमें से अर्ध समृत छोटा है कि अर्ध विवृत, मैंने बताया था कि विवृत बड़ा है किससे, समृत से, यानी कि समृत छोटा है तो इसका मतलब अर्ध समृत भी छोटा होगा किससे, अर्ध विवृत से। तो इसका मतलब अर्ध समृत क्या है, अर्ध समृत छोटा है, और भाई अर्ध विवृत क्या है, अर्ध विवृत बड़ा है। तो अर्ध समृत छोटा है तो छोटे के साथ इन दोनों में से, दोनों भाइयों में से तो छोटा वाला भाई होगा वो अर्ध समृत की पार्टी में चला जाएगा, और जो बड़ा वाला भाई होगा वो अर्ध विवृत की पार्टी में चला जाएगा, और जो छोटा वाला भाई होगा वो भाई किसके, अर्ध समृत की पार्टी में चला जाएगा, और भाई जो बड़ा वाला भाई होगा वो भाई किसके, अर्ध विवृत की पार्टी में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो करेंगे हम तो वो भाई मुखाकृति के आधार पर यानी कि स्वरों का वर्गीकरण हो गया। जीभ या जिह्वा के आधार पर आप लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं भाई किसके, ओष्ठों के यानी कि होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए भाई मैं इसे रब कर देता हूं, अब करने के बाद उसमें कोई इतनी भारी समस्या नहीं है, वो तो आसान सी चीज है, आप लोगों को बिल्कुल एकदम अभी याद हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं भाई ये चीज, ये तरीका आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो भाई अगर पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब बात करें, देखिए अब तीसरा आता है क्या, तीसरे आधार पर वर्गीकरण करा यानी कि ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ किसे कहते हो, ओष्ठ कहते हैं यानी कि होठों, होठों के आधार पर, होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्योंकि भाई मैंने यहां लिख दिया स्वरों का वर्गीकरण, आगे को बना सकते हो आप, हेडिंग डालो तो ओष्ठ या होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से होता है, तो ये 2 प्रकार से, और ये कितने प्रकार से होया भाई, 4 प्रकार से। देखिए एक तो होता है क्या, व्रतमुखी, व्रतमुखी, और एक होता है क्या, अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। एक होता है व्रतमुखी और एक क्या होता है, अव्रतमुखी। तो भाई अव्रतमुखी और व्रतमुखी को देखूं तो भाई अव्रतमुखी की और व्रतमुखी की जो परिभाषाएं होंगी वो क्या होंगी भाई, व्रतमुखी की परिभाषा होती है यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, अब भाई व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब यही तो होता है गोल, और अव्रत का मतलब भाई कैसा ही हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा कुछ ही हो जाए, उसका क्या लेना देना, व्रत ना होना चाहिए वो। अब व्रत का मतलब क्या होगा, व्रत भाई व्रतमुखी यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जो होठ होते हैं, ओष्ठों की यानी कि होठों की आकृति बिल्कुल व्रत के आकार की यानी कि गोल बन जाती है, तो वो क्या कहलाएंगे, व्रतमुखी। और जब क्या यानी कि ओष्ठों की आकृति व्रत के आकार की ना बन के कैसी बन जाए, वो क्या कहलाएंगे, अव्रतमुखी। तो देखिए व्रतमुखी, अब भाई इनमें से आप सारे वर्ण यानी कि सारे स्वर पढ़ने शुरू करें तो देखिए आप पढ़ेंगे ए, आ, ई, जैसी बोला आपने ऊ, ऊ, तो भाई दोनों में बनी आकृति व्रत जैसी, होठ होए गोल, और जब होए तो एक क्या मिला, ऊ मिला, एक क्या मिला, बड़ा ऊ। आगे देखें री में बना नहीं, ए नहीं, अय नहीं, ओ और आओ, ओ और आओ। भाई इनमें भी यानी कि आकृति कैसी बनी, गोल बनी, और जब गोल बनी तो भाई इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 4। अब आगे बात करें अव्रतमुखी क्या रहे होंगे भाई, शेष जो बचे यानी कि शेष 11 थे होते हैं ना स्वर पूरे, तो शेष 7 जो स्वर होंगे वो अव्रतमुखी। चाहे लिख सकते हो आप, क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, आ हो जाएगा, भाई छोटी ई हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, और भाई छोटा ऊ तो ये आएगा, ए आ हो जाएगा, आए हो जाएगा, और एक क्या भाई, री। ये क्या हो गए, हमारे अव्रतमुखी हो गए। अब इसमें बता दूं मैं आप लोगों को, एक बात आती है किसकी, आगत स्वर की। जो आगत स्वर मैंने आप लोगों को बताया भी होगा शायद, या नहीं बताया तो देखें, पढ़ लें भाई। एक होता है आगत स्वर, आगत स्वर होता है क्या, आओ। और भाई इसके बारे में डिटेल से और ज्यादा जानना है तो भाई आप लोगों को मैं जब शब्द पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूं।
आओ, आओ को भाई आगत स्वर या विदेशी स्वर भाई वर्बली यानी कि मौखिक रूप से मैं बता देता हूं। देखिए आगत स्वर जो होता है, आगत का मतलब होता है आया हुआ, और आगत स्वर को ही हम विदेशी स्वर भी कहते हैं। आगत स्वर को ही मेहमानी स्वर भी कहते हैं, क्योंकि भाई आगत का मतलब होता है आया हुआ, विदेशी का मतलब होता है दूसरी भाषा से आया हुआ, और मेहमानी का मतलब है कोई व्यक्ति अगर बाहर से आए हमारे घर मेहमानदारी के लिए आया हुआ है। तो इसका ये क्या होता है, आओ होता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हिंदी जो वर्णमाला है या हिंदी यानी कि शब्दकोश में जो प्रयोग किया जाता है वो जो अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उन्हीं के साथ किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर है, ऑफिस है, कॉफी है, ये क्या है भाई, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है उन्हीं के साथ किया जाता है। तो भाई अगर इसकी बात करूं तो बोले जी ये व्रतमुखी में जैसे आप बोलोगे डॉक्टर या आओ, तो भाई क्या होगा, यानी कि इसका भी प्रयोग व्रतमुखी में किया जाता है, लेकिन इसकी संख्या इसके साथ काउंट कभी नहीं होती है, क्योंकि कभी जोड़ दो बोले इनकी संख्या 5 हो गई, लेकिन संख्या में नहीं गिना जाता। लेकिन भाई क्या, यानी कि ओष्ठों की आकृति के आधार पर आओ भी जो होता है वो व्रतमुखी होता है। तो भाई इस प्रकार से इतना काम करने के बाद जो तुम्हारा स्वर का टॉपिक था उससे भाई अगर एक भी प्रश्न कहीं को निकल जाए तो मुझसे आगे मिल जाइए। आपने बहुत डीपली पढ़ा है, इतना नहीं कि बेहतरीन करके, बहुत जबरदस्त, कुछ नहीं छोड़ा आप लोगों ने। कैसी परीक्षा में बैठ जाना, स्वर से प्रश्न बनेगा तो आप निश्चित रूप से 101% कर आओगे। ऐसे ही पढ़ना है, सारा ऐसा ही पढ़ना है। कल शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में व्यंजन इतने बेहतरीन तरीके से याद करा दूंगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे बोले साहब इनके उच्चारण स्थान नहीं बताए, कि बोले इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ सा होगा, मूर्धन्य सा होगा। भाई उन्हें कराऊंगा मैं, व्यंजनों के साथ कराऊंगा। सारी एक टेबल जो बनती है उस टेबल में ही सारों के उच्चारण स्थान कराऊंगा, और ऐसे करके कराऊंगा कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। जैसे ये याद करें भाई। अब वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करना, ना लगी हो मत करना, लाइक भी मत करना, अगर अच्छी लगे तभी करना, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।